Hello aspirants, so in today's class we are going to take the topic of भगवत गीता। आज हम लोग देखेंगे भगवत गीता के बारे में। भगवत गीता के टॉपिक को डीप एनालिसिस करके हम समझने की कोशिश करेंगे एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स चारवाक, और साथ साथ में हम लोग देखेंगे जैनिज्म बुद्धिज्म से रिलेटेड भी चीजें। सो टुडेज फर्स्ट टॉपिक इज भगवत गीता एंड इट्स फिलॉसफीज। भगवत गीता नहीं पढ़ना है हमको, ठीक है, हमको उसकी फिलॉसफी पढ़नी है। तो सबसे पहले भगवत गीता का बैकग्राउंड समझते हैं हम लोग। ये आपको पता होगा कि महाभारत का एक हिस्सा है जिसमें कुरुक्षेत्र में जो युद्ध चल रहा था कौरवों और पांडवों के बीच, उसमें अर्जुन जो हुआ करते थे, 5 पांडवों में से एक भाई अर्जुन, अर्जुन को लॉर्ड कृष्णा कुछ समझाते हैं। मतलब अर्जुन और लॉर्ड कृष्ण के बीच में जो संवाद होता है, जो कन्वर्सेशन होता है, जब अर्जुन अपने रिश्तेदारों से लड़ने से पहले थोड़ा सा सोचने लगते हैं, संकोच करने लगते हैं, ये सोचने लगते हैं क्या मैं अपने परिवार के लोगों को मारूं, तब कृष्ण भगवान द लॉर्ड कृष्णा केम इनटू द पिक्चर और उन्हें उनका स्वाधर्म समझाते हैं, वो स्वाधर्म का ज्ञान देते हैं। गीता का मतलब है गीत, 2 वर्ड से आता है गीता, गीत जिसका मतलब है ईश्वर का। इसका मतलब क्या है? ईश्वर का, सॉरी, गीत, और इसका मतलब जो आपका है भगवत, 2 वर्ड है इसमें, भगवत गीता। तो भगवत इज गीत, गीता इज गीत एंड भगवत इज आप बोल सकते हैं ईश्वर का, भगवान का, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, इसका पूरा नाम हो गया क्या? ईश्वर का गीत, इजंट इट? भगवत गीता, द सॉन्ग ऑफ द लॉर्ड, द सॉन्ग ऑफ द लॉर्ड कृष्णा, दिस इज द मीनिंग ऑफ भगवत गीता। जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं, वैसे तो आप हर एक आदमी को भगवत गीता पढ़नी ही चाहिए। इट इज नॉट ओनली अ रिलीजियस टेक्स्ट, इट इज अ वे ऑफ लाइफ, व्हाट, हाउ एंड व्हेन एंड वेयर एंड व्हाई यू शुड डू एंड व्हाट यू हैव टू डू इन योर लाइफ, ये सिखाता है आपको। तो आप बोल सकते हैं कि भगवत गीता को हम 3 बेसिक चीजों में डिवाइड करते हैं। भगवत गीता इज डिवाइडेड इनटू बेसिकली थ्री थिंग्स, दैट इज कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ठीक है। तो कर्म योग, भक्ति योग, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले समझेंगे एक बहुत बड़ी फिलॉसफी है गीता के अंदर, जिसको हम लोग स्थित प्रज्ञ बोलते हैं, ठीक है। स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ का एकदम इजी में मैं प्रज्ञ का इजी में मैं कहीं मतलब आप लोगों को बताऊं, एकदम बेसिक हिंदी में मैं बताऊं तो व्यक्ति, जो भी कोई एक व्यक्ति है, कोई भी एक ह्यूमन बीइंग है, वो हर एक परिस्थिति में जो शांत रहता है उसको स्थित प्रज्ञ बोलते हैं। एक स्थित रहने वाला एक आदमी, ठीक है। तो इस स्थित प्रज्ञ का मतलब होता है अ स्टेडी विजडम, या एक स्थित बुद्धि। स्थित मतलब खड़ा हुआ होता है ना एक ही जगह पे, तो एक स्थित बुद्धि या स्थित विजडम, स्टडी विजडम को हम बोलते हैं स्थित प्रज्ञा। ये उन इंसान की अवस्था, या ये वो इंसान जब एक पर्टिकुलर जगह पे होता है, जो किसी भी परिस्थिति में हो, वो उस इंसान को बोला जाएगा स्थित प्रज्ञ या हैविंग द स्टडी विजडम। जो एक आदमी किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी सिचुएशन में हो, चाहे वो सुख में हो, चाहे वो दुख में हो, चाहे वो सफलता में हो, चाहे वो असफलता में हो, सब टाइम पे एक जैसा रिएक्शन देता है। मतलब बस ऐसा एक नॉर्मल सा चेहरा है, बहुत ज्यादा खुश हो गए तो भी ओवर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, बहुत ज्यादा दुखी हो गए तो भी डिप्रेस और एंशियस नहीं हो रहे हैं। इसको हम बोलते हैं स्थित प्रज्ञ। क्या बोलते हैं? स्थित प्रज्ञ बोला जाता है इस चीज को। आपको ये समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज इट, क्या होता है स्थित प्रज्ञ। तो स्थित प्रज्ञ वो है जिसका आप बोल सकते हो मन स्थिर होता है। एक आदमी जिसको हम बोलते हैं स्थित प्रज्ञ जो व्यक्ति है, उसका जो मन है वो क्या होता है आपका? एकदम स्थिर होता है। उसे ना तो सफलता पे ज्यादा खुशी होती है, ना ही असफलता पे बहुत ज्यादा दुख होता है। वो बहुत ही एक संतुलित, बहुत ही एक मिडिल पाथ वाला,
बहुत ही एक संतुलित अवस्था में रहने वाला आदमी को हम स्थित प्रज्ञ व्यक्ति बोलते हैं। बहुत ज्यादा खुश हो गए लोगों को ओवर आप क्या देखिए, मैं आपको एक बोल 2 बार बता चुका हूँ मैं चीज, जब आप बहुत ज्यादा खुशी में हैं उस टाइम पे आप कभी किसी से प्रोमिसेस ना करिए, ठीक है। At that particular time your body is having a hormonal changes of adrenaline rush and you are having a dopamine release। उसकी वजह से हम बेफालतू के जबरदस्ती के कुछ प्रोमिसेस कर देते हैं जो किया नहीं जा सकता है, वो बाद में आपको दुख होगा। और जब बहुत दुख में हैं आप, कुछ ही कैटास्ट्रॉफिक त्रासदी से आप निकले हुए हैं, उस टाइम आप दुख के टाइम में किसी को कुछ भी बोलिए मत। उस टाइम आप गुस्से में क्या बोल जाएंगे आपको खुद वो बोलना नहीं होगा, बट समहाउ यू से दैट पर्टिकुलर थिंग। तो आप स्थित प्रज्ञ में होना चाहते हैं तो आपको क्या होना है, आपको एक संतुलित आदमी होना है, एक बहुत ही काम कंपोज्ड आदमी होना है। अब क्यूरियोसिटी जागी होगी, हाउ टू अचीव इट, कैसे पाया जाएगा ये स्टेट को, ये स्टेट तो पाना है बट कैसे पाया जाएगा। जस्ट सेकेंड, इट्स कोल्ड हियर। हाँ, तो कैसे पाया जाएगा, इसके लिए आपको पता होना चाहिए गीता का जो श्लोक नंबर 55 है, गीता में श्लोक नंबर 55 है, उसमें बताया गया है कि जब एक इंसान अपने मन की सारी इच्छाओं को छोड़ देता है, जब एक इंसान अपने मन की सारी इच्छाओं को छोड़ देता है और अपनी बुद्धि को अपने आत्मा में स्थिर कर लेता है, मतलब ये आपकी जो बुद्धि है वो आपके आत्मा में एकत्रित हो चुकी है, आपके आत्मा में स्थिर हो जाती है। when your brain, when your thinking is concentrated on your soul, आप आत्मा के बारे में ही सोच रहे हैं, आप आत्मा पे कंसंट्रेटेड हैं, तब स्थित प्रज्ञ कहलाता है, वो स्टेज को हम बोलते हैं। तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं जो हमको समझना है। एक होता है अपर टब्ड TURBED, इंग्लिश में वर्ड आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस बट दैट इज इट, जिसको हम बोलते हैं दुख में विचलित ना होना। एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि व्हेन यू आर इन सॉरो देन यू हैव टू एट दैट पर्टिकुलर टाइम यू हैव टू नॉट, बिखर नहीं जाना है। जैसे आपका कोई एग्जाम दिया आपने, आपका एग्जाम में कम मार्क्स आ गया, उसके आने के बाद भी आपको आपके हौसला नहीं टूटना चाहिए, ठीक है। मतलब दुख में विचलित नहीं होना है, एंशियस नहीं होना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है स्थित प्रज्ञ का। नेक्स्ट, सुख दुख में एक समान रहना है, दैट इज इक्विएनिमिटी। आपको हमेशा, जैसे कि आप लीजिए एग्जांपल, सिलेक्शन होने पर आपको हवा में नहीं उड़ जाना है और फेलियर होने पर टूट नहीं जाना है। दैट इज, आपको मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये सब आपके साथ हो रहा है तो आप समझ पाओगे, ठीक है। तो एक तो गंदे मार्क्स आ गए तो बहुत विचलित नहीं हो जाना, बहुत हड़बड़ा नहीं जाना है, ओवरवेलमिंग फीलिंग नहीं आनी चाहिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका क्या हो गया कैरेक्टरिस्टिक। सेकंड, आपको क्या मैंने बोला कि व्हेन यू आर इन सॉरो और व्हेन यू आर हैप्पी एट दैट पर्टिकुलर टाइम यू हैव टू बी इक्विटेबल। आपको एक इक्विएनिमिटी रखनी है जिसमें आपका एक बराबरी का हिस्सा हो। आपको बहुत खुशी में हवा में नहीं उड़ना, दुख में आपको गम में नहीं चले जाना है, और अपने इंद्रियों को, अपने ऑर्गन्स को कंट्रोल में रखना है। द विथड्रॉल फ्रॉम द सेंसेस, गीता इसको कछुए से कंपेयर करता है। कैसे कछुए से कंपेयर करता है, अगर गीता आप पढ़ोगे तो उसके श्लोक 55 में ऐसे ही लिखा हुआ है, उसको कछुआ जो होता है ना टॉर्टोइज, उससे कंपेयर किया गया है। जैसे कछुआ जैसे ही खतरा देखता है वो अपने सारे अंग को, हाथ को, पैर को, मुंह को क्या कर लेता है, अंदर शेल के अंदर खींच लेता है। वैसे ही स्थित प्रज्ञ बाहर के भोग, आपको कुछ खाना अच्छा लग रहा, आपको कुछ मटेरियलिस्टिक चीजें अच्छी लग रही हैं, आपको सुख दुख बिचिंग करना अच्छा लग रहा है, कुछ भी चीजें अच्छी लग रही हैं, वो सब आपकी इंद्रियों को अच्छा लग रहा है, तो उन सबको आप अपनी इंद्रियों को पीछे खींच लेंगे जब आप, तब आप एक इस वाले पर्टिकुलर स्थित प्रज्ञ वाले सिचुएशन पर पहुंच जाएंगे। जो ये पर्टिकुलर सिचुएशन है स्थित, जो विजडम का, स्थित प्रज्ञ का जो अवस्था है, जो है वो कोई आम आदमी के लिए मुश्किल लग रहा होगा आपको कि ये सब नहीं हो सकता सर, पॉसिबल ही नहीं है, फिर तो आप बोलोगे CGPSC की तैयारी छोड़ के भाग जाओ। ऐसा नहीं है, लेकिन इसका मतलब आपको सन्यासी वन्यासी भी नहीं बनना है, आपको ऐसा भी नहीं है कि सन्यासी बन जाना है तभी हो पाएगा, या आपको एकदम सब चीजें छोड़नी पड़ेंगी। इसका मतलब है आप अपनी ड्यूटीज को करते हुए भी उनके रिजल्ट से आगे बढ़कर एक मेंटल पीस मेंटेन करें। आप अभी पढ़ रहे हो, एग्जाम निकलेगा इसलिए पढ़ रहे हो, बट यही नहीं फोकस होना चाहिए कि चिपका लिए शरीर में कि एग्जाम ही निकलना, नहीं निकला तो बर्बादी है जीवन का। ऐसा नहीं, आप ये भी मानो ना कि ज्ञान भी तो हो रहा है, नॉलेज भी तो हो रहा है, दीज नॉलेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ। तो ऐसे टाइप से आपको सोचना है, ठीक है।
जैसे जब एक डॉक्टर सर्जरी करता है, वो इमोशंस को अपने बहुत कंट्रोल करके रखता है। अपने हाथ को आप काट के नहीं देख पाओगे। एक डॉक्टर कितना इमोशन को कंट्रोल करता होगा। किसी इंसान का हार्ट, ओपन हार्ट सर्जरी कर रहा है, उसका एक गलत मूवमेंट भी पूरा लाइफ ले सकता है। बट कितना पीस, कितना मेंटल पीस रहता है, क्योंकि वो अपने कर्म पर फोकस कर रहा है। वहां पे वो इंसान नहीं सोच रहा है कि इंसान है कोई, उसका काम है वो ऑपरेशन को सक्सेसफुली कंप्लीट करना, और वो वही सोच रहा है। तो वो उस टाइम पे स्थित प्रज्ञ की अवस्था में, स्थिति में होता है। ठीक है। देन द नेक्स्ट कंसेप्ट इज कर्म योग, जो मैंने बोला आपको। वी विल टॉक अबाउट कर्म योग। बहुत इंपॉर्टेंट है आज की क्लास आप लोगों के लिए। आप लोग आज जो चीजें पढ़ रहे हो ना फिलॉसफी में, थोड़ा भी फॉलो कर लिए ना, जीवन बड़ा अच्छा हो जाएगा भैया। तो कर्म योग में आप समझते हैं निष्काम कर्म। निष्काम कर्म का क्या कंसेप्ट है, ये समझते हैं हम लोग। तो कर्म योग में एक निष्काम कर्म होता है, इसी को आपको फॉलो करना है। निष्काम कर्म का मतलब होता है सेल्फलेस एक्शन। या फिर 100 बार बोला हुआ चीज, फल की चिंता किए बिना किया गया कर्म को हम बोलते हैं निष्काम कर्म। फल की चिंता नहीं करनी है, ठीक है, कर्म करना है। डू योर वर्क, डू द क्लासेस रिलीजियसली, रिवाइज द नोट्स डिलिजेंटली, बी डोंट प्रोकास्टिनेट। ठीक है, तो ये सब आपका कर्म है। तो व्हाट आर द की प्रिंसिपल ऑफ कर्म योग? तो रिजल्ट से आप बोल सकते हो आपको बहुत प्रभावित नहीं होना है। कर्म योग का सबसे बड़ा सिद्धांत है कि आप अपना कर्म करें, लेकिन उसके फल से चिपके नहीं रहना है। कर्म क्यों कर रहे हैं, उसका फल चाहिए, इसीलिए कर्म कर रहे हैं, ये आपके शरीर में ऐसा एकदम मन में नहीं रहना चाहिए। जैसे कि एक किसान मेहनत करता है खेती करते टाइम, ठीक है, लेकिन बारिश या फसल को नुकसान पहुंचाने वाली आफत, कहीं ओले गिर गए, उसका कंट्रोल उसके हाथ पे नहीं होता है। इजंट इट? उनके हाथ पे है क्या? एक किसान हल से जोता, सीड्स को लगाया, फर्टिलाइजर डाला, उसके बाद बरसात बहुत ज्यादा भी हो सकती है, ओले भी पड़ सकते हैं, तो वो मेहनत करता है और बस कर्म करता है अपना और छोड़ देता है प्रकृति के ऊपर, भगवान के ऊपर, उसका फसल कैसा होगा। ठीक है, तो आपको भी वैसा ही एक निष्काम कर्म करना है। नेक्स्ट आप बोल सकते हो कर्म योग में एक कैरेक्टरिस्टिक, की प्रिंसिपल है इसका, सेल्फ प्यूरिफिकेशन। जब हम सेल्फिश डिजायर के बिना काम करते हैं, तब वो एक्शन हमारे मन को शुद्ध कर देता है। आप किसी आउटपुट या फल नहीं आपको प्राप्त करना है, आप किसी फाइनल गोल के लिए काम कर रहे हो, बट एकदम उसी के लिए काम नहीं कर रहे हो। आपको पता है मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलेगा कुछ करके जीवन में। पढ़ो, अभी मत सोचो पे एग्जाम है, पढ़ो अच्छे से, एक फॉलो करो, बहुत एक मेंटल पीस, कुछ नया कर रहे हैं जीवन में, कुछ सीख रहे हैं, ये आपको समझ आएगा। और एक आखिरी की प्रिंसिपल अगर मैं बोलूं निष्काम कर्मा का, तो कर्म योगी के लिए सफलता और असफलता दोनों ही एक समान होती है। आप सक्सेसफुल हो या आप एक फेलियर हो जाएं जीवन में, मतलब किसी काम को करते हुए, तो भी आप के लिए दोनों एक ही रहेगा अगर आप कर्म योगी आदमी हैं। क्यों? क्योंकि उनका फोकस सिर्फ कर्म करने पर है, फल पर नहीं था। तो ये भी आप कर सकते हैं, आपको पता होना चाहिए ये चीज। ठीक है, कर्म योग हमें बताता है कि एक्शन को छोड़ना सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, एक्शन को छोड़ देना सॉल्यूशन नहीं है किसी भी चीज का, बल्कि एक्शन को सही भावना से करना सॉल्यूशन है। आपको जो कर्म करना है वो बहुत अच्छे भावना से करना है। ये मॉडर्न डे स्ट्रेस और कंपटीशन को हैंडल करने के लिए परफेक्ट तरीका है। समझे आप लोग जो मैं बताना चाह रहा हूं आप लोगों को? आप भी इसको जीवन में फॉलो करिए। जब हम सिर्फ रिजल्ट के बारे में सोचते हैं, तभी हम टेंशन में होते हैं, याद रखिएगा। आपको स्ट्रेस पढ़ाई का है ही नहीं। आपको स्ट्रेस है अगर पेपर नहीं निकला तो क्या होगा, अगर प्रीलिम्स नहीं निकला तो क्या होगा, अगर मेंस नहीं निकला तो क्या होगा, मैं अच्छे से शादी नहीं कर पाऊंगा, कर पाऊंगी, ऐसे टाइप से गंदे गंदे फीलिंग। मेरे दोस्त की शादी हो गई है, अब कैसे करें, हम पढ़ें कि नहीं, अगले साल पेपर निकलेगा नहीं निकलेगा। ये सब फालतू की बातें, फालतू की बातें। 3 साल और बैठ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। करने दो शादी करने वाले को, घूमने दो घूमने वाले। 3 साल बाद जब निकलोगे ना सरकारी गाड़ी में और बंगले में,
तब लोग बोलेंगे हमको भी मेहनत कर लेनी चाहिए थी, ठीक है। तब आपको पता होना चाहिए ये चीज। नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी विल टॉक अबाउट स्वधर्म। स्वधर्म जो कृष्णा भगवान ने अर्जुन को बहुत अच्छे से समझाया था, दैट इज स्वधर्म। ये आपको भी करना चाहिए, अपना कर्तव्य। स्वधर्म का मतलब होता है, ये संस्कृत का वर्ड है, इसका मतलब है आप अपना कर्तव्य करिए। वंस ओन ड्यूटी, आपका अपना कर्तव्य। व्हाट इज इट? तो लॉर्ड कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि तुम्हारा स्वधर्म एक योद्धा का है। वहां पे तुम किसी के भाई नहीं, किसी के बंधु नहीं, किसी के बच्चे नहीं, किसी टीचर के स्टूडेंट नहीं हो। तुम्हारा कर्तव्य यहां पे एज अ वॉरियर है और तुम लड़ने आए हो। ये बोला कृष्ण भगवान ने अर्जुन को। तुम्हें अपना कर्तव्य करना चाहिए, अपने कर्तव्य से नहीं भागना चाहिए। यही मतलब है स्वधर्म का। तो देयर इज अ की वर्स इन गीता, स्वधर्म में कमजोर रहना भी बेहतर है दूसरे के धर्म को पूरी तरह से निभाने से, ठीक है। अपने काम को, इसका मतलब क्या हुआ मैं आपको समझाता हूं कि जो काम आपके लिए सही है, आपकी प्रकृति और स्थिति के अनुसार वही करना चाहिए आपको। चाहे आप उसमें परफेक्शन ना ला पाए, ठीक है। भले हो सकता है परफेक्शन उस टाइम पे उस वर्क को करके ना ला पाए, बट उस स्थिति के हिसाब से, उस प्रकृति के हिसाब से, उस टाइम के हिसाब से अगर वो काम आपको करना इज एटमोस्ट इंपॉर्टेंट, यू हैव टू डू दैट इज स्वधर्म, ठीक है। ये नहीं सोचना है कि मैं परफेक्शनिस्ट बन जाऊंगा, परफेक्शन होगा, ये चीजें नहीं होती हैं। व्हाई स्वधर्म इज इंपॉर्टेंट, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, ये आप समझिए पहले। सबसे पहले इसमें ऑथेंटिसिटी, द इंपॉर्टेंस इज ऑथेंटिसिटी। कैसे? स्वधर्म से आप अपनी असली पहचान और कैपेसिटी के अनुसार जीते हैं, ठीक है। अब भैया आपको विराट कोहली टाइप क्रिकेट खेलना है, आपका है ही नहीं कैपेसिटी उतना, आप स्वधर्म में रहिए। आपको समझना है कि आप क्रिकेट नहीं खेल सकते, हो सकता है आप अच्छे एक सीए बन सकते हो, आप एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हो। तो आपको अपनी कैपेसिटी जाननी है, ऑथेंटिसिटी लानी है। हर आदमी हर काम नहीं कर सकता। नेक्स्ट इज हार्मनी। व्हाट इज हार्मनी? जब हर इंसान अपना स्वधर्म निभाता है, तब समाज में एक संतुलन बनता है, एक इक्विलिब्रियम बनता है। जब जैसे मेरे को पढ़ाना है, मैं पढ़ा रहा, आपको पढ़ना, आप पढ़ रहे, विराट भैया को क्रिकेट खेलना, वो क्रिकेट खेल रहे, विकास खन्ना शेफ को शेफ का काम करना हो, शेफ का काम, पीएम मोदी को मोदी जी का काम करना, मोदी जी अपना काम कर रहे हैं, हर मिनिस्ट्री अपना काम कर रही है, इजंट इट? तो ये हार्मनी मेंटेन्ड है। अगर एक स्टूडेंट टीचर का काम करने लगे और एक टीचर डॉक्टर का काम करने लगे तो सिस्टम बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा? तो दैट इज हार्मनी तब मेंटेन रहेगा जब सब अपना अपना कर्म करेंगे। देन द नेक्स्ट इज स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। अपना स्वधर्म पूरा करने के लिए आपको एक स्पिरिचुअल सीढ़ी को चढ़ना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि वो ही आपको एक्चुअली में एक स्थिरता में लेके आएगा। स्पिरिचुअल, आपको स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर स्थिरता लेके आएगा, ठीक है, मन नहीं भटकेगा। थोड़ा और समझते हैं इसको। लेट्स टेक एन एग्जांपल। जैसे कोई एक क्रिकेट की टीम है, उसमें एक बैट्समैन होता है, बॉलर होता है, फील्डर होता है। हर किसी के अपने अपने रोल क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। अगर बॉलर आएगा और बॉलर सोचेगा कि मैं बैट्समैन का काम कर दूं, तो वो टीम जीत नहीं पाएगी। अगर विराट भैया के जगह पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे बुमराह को ला देंगे तो वो जीत नहीं पाएगी। वैसे ही बुमराह कहीं ओपनिंग बॉल नहीं करे और स्लॉग ओवर में बॉलिंग ना करे और विराट भैया को बॉलिंग करा दे तो हिसाब खराब हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इससे ना वो अपने खुद का कर्म कर पाएंगे, अपने रोल को समझना और निभाना ही स्वधर्म है। समझिए आप ये चीज को, ठीक है। तो लिखिए फिलॉसफी ऑफ गीता। इसमें लिखिए इन फर्स्ट पॉइंट, द भगवद गीता इज अ सेक्रेड टेक्स्ट फ्रॉम द एपिक महाभारता, फुल स्टॉप। इट इज अ डायलॉग between Lord Krishna and the warrior Arjun. Next लिखिए, Bhagavad mean Lord and Gita means song, full stop. So it translates to song of the Lords, song of the Lord. Next लिखिए, the central theme is निष्काम कर्म, NISHKARMA, कर्मा, KARMA,
ब्रैकेट में लिखिए निष्काम कर्मा के आगे सेल्फलेस एक्शन एंड परफॉर्मिंग वंस ड्यूटीज विदाउट अटैचमेंट टू द रिजल्ट्स। नेक्स्ट लिखिए, जैसे आपने ऊपर में लिखा है सब टॉपिक लिखिएगा, स्थित स्टडी विजडम। इसमें लिखिए पहला पॉइंट, अ स्टेट ऑफ स्टडी विजडम वेयर एन इंडिविजुअल रिमेन बैलेंस्ड and unaffected by external circumstances। नेक्स्ट लिखिए कैरेक्टरिस्टिक लिखिएगा, इसमें कैरेक्टरिस्टिक। इसमें पहला लिखो अनपर्टर्ब्ड माइंड। इसमें लिखिए फ्री फ्रॉम सॉरो कॉमा अटैचमेंट कॉमा फियर। इसको नहीं भी लिखोगे ना आप एग्जाम में तो भी चलेगा, यहाँ जो लिखा रहा हूँ ये लिखना जरूर, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक आएगा तो ये वर्ड तो बस एक वर्ड में क्या है वो बताने का है इंग्लिश में, ठीक है। फ्री फ्रॉम सॉरो कॉमा अटैचमेंट कॉमा फियर एंड हेट्रेड। सेकेंड लिखो इसमें लिखो रिमेनिंग काम इन बोथ प्लेजर एंड पेन। और इसके बाद लिखो आप withdrawal from senses। लिखिए like a tortoise, the person withdraw their senses from worldly distractions। अगर नहीं भी लिखना है तो मैं मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों के लिए इसको डलवा दूंगा, इसके पीडीएफ को डाउनलोड करके साइड में लिखा करो, ठीक है। और जो बुकिश वाला फॉर्मेट में दिया हूँ उसको पढ़ने के लिए दिया हूँ आपको, पढ़ा करो उसको, ठीक है। बहुत मेहनत करके मैंने फिलॉसफी का नोट्स आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया है। नेक्स्ट इसमें लिखिए द गोल इज टू अचीव मेंटल पीस एंड इक्विएनिमिटी EQUANIMITY बाय फिक्सिंग द माइंड ऑन द इनर सेल्फ, ब्रैकेट में आत्मा। नेक्स्ट लिखो कर्म योग। ब्रैकेट में लिखो इसके आगे द पाथ ऑफ एक्शन। इसमें लिखो पहला पॉइंट, डेफिनेशन क्या है इसका, वन ऑफ द थ्री मेन पाथ टू स्पिरिचुअल ग्रोथ आउटलाइंड इन द गीता, फुल स्टॉप, इट एम्फसाइजेस परफॉर्मिंग वंस ड्यूटीज सेल्फलेसली। नेक्स्ट लिखिए की प्रिंसिपल्स। पहला लिखो निष्काम कर्मा, में डैश करके लिखो एक्शन मस्ट बी परफॉर्म्ड without selfish desires or expectation of result। नेक्स्ट लिखिए सरेंडर ऑफ फ्रूट्स, डैश करके लिखो द आउटकम ऑफ द एक्शन शुड बी सरेंडर टू गॉड। और आखिरी लिखो इक्विएनिमिटी, मेंटेनिंग अ काम माइंड इन बोथ सक्सेस एंड फेलियर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, तीनों पॉइंट की प्रिंसिपल के बाद है अलग से, द सिग्निफिकेंस ऑफ कर्म योग is to purify the mind and lead to a spiritual liberation, ब्रैकेट में लिखो निर्वाण, ठीक है। नेक्स्ट लिखो स्वाधर्म, ब्रैकेट में लिखो वंस पर्सनल ड्यूटी, वंस पर्सनल ड्यूटी। इसमें लिखिए पहला पॉइंट, द कंसेप्ट ऑफ वंस पर्सनल ड्यूटी कॉमा which is specific to an individual's nature, comma, context and profession। Next point, one should perform their own duty, common, even imperfectly, comma, rather than taking on another's duty। आपकी जो ड्यूटी है भले अच्छे से कर पा रहे हो नहीं, आप करो उसको, ठीक है, किसी और की ड्यूटी लेने के पहले। नेक्स्ट लिखिए इसमें इंपॉर्टेंस करके लिखना, उसमें 3 पॉइंट लिखाऊंगा मैं, इंपॉर्टेंस ऑफ स्वधर्मा। पहला इसमें 3 पॉइंट लिखना, ठीक है। पहला लिखो ऑथेंटिसिटी, डैश करके लिखो फॉलोइंग वंस ओन नेचर इज मोर फुलफिलिंग। नेक्स्ट लिखो हार्मनी, इसमें लिखिए इट हेल्प्स मेंटेन बैलेंस इन सोसाइटी एंड पर्सनल लाइफ। नेक्स्ट लिखो स्पिरिचुअल ग्रोथ,
इसमें लिखिए इट प्रोवाइड्स अ स्टेबल फाउंडेशन फॉर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। ठीक है, तो ये हो गया आपका गीता के बारे में बहुत अच्छा एक नॉलेज आपको मिल गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, जो वो टॉपिक है आपका चारवाक। क्या है? चारवाक। मजेदार फिलॉसफी है, मजा आएगा। सबसे पहले चारवाक शब्द का, चारवाक वर्ड का हम लोग मीनिंग समझते हैं। चारवाक नाम का वर्ड का मीनिंग क्या है? तो ये दो वर्डों से बना हुआ है, दैट इज कारू एंड वाक। इसका मीनिंग है मधुर वाणी। समझना अभी, स्वीट टंग। स्वीट टंग, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनकी फिलॉसफी सुनने में बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए इसको बोला जाता है मधुर वाणी। इसका मतलब वो ये कारुवाक, चारवाक जो लगाया गया ना, चारू और वाक वर्ड से मिलके बनता है ये, और इसका मतलब मधुर, इसका मतलब चारू का मतलब मधुर और वाक का मतलब वाणी होती है। ठीक है, तो स्वीट टंग क्यों बोला गया? क्योंकि ये फिलॉसफी सुनने में बहुत अच्छी लगती है, सबसे अच्छी फिलॉसफी लगती है सुनने में। ठीक है, जो कहता है जिंदगी में केवल सुख भोगो, बस सुख भोगो। एक और वर्ड भी है, अगर हिस्टोरियन इसको बोलते हैं चारवाक में जो कारवा लिखा हुआ है ना, CARVA, ये पहला जो वर्ड है 5, ये कारवा। कारवा का मतलब होता है चबाना। चबाना मतलब टू च्यू, हम लोग चबाते हैं ना कोई चीज, च्युइंगम को चबाते हो, तो कारवा का मतलब होता है चबाना। जो इस बात का प्रतीक है, जो ये बात हमको समझाता है कि चारवाक जीवन का के सारे सुखों को भोगने पर जोर देते हैं। ठीक है, क्या देते हैं? चारवाक वाले लोग, जो फिलॉसफी है, वो सारे जीवन के सुखों को भोगने में मजे रहते हैं। ठीक, तो ये फिलॉसफी वेदा, आत्मा, कर्म, मोक्ष, इन सब जैसे बातों को, सिद्धांतों को रिजेक्ट कर देती है, मानते ही नहीं है। कोई वेदा वेदा का मतलब नहीं है, कोई कर्म वर्म नहीं होता, कोई आत्मा नहीं है, कोई सोल नहीं है, कोई मोक्ष नहीं प्राप्ति होगी, इन लोग कुछ नहीं मानते हैं। इसका मूल सिद्धांत है, इसका मूल एम्फेसिस होता है कि सिर्फ मैटर ही सच्चाई है। दुनिया में जो सच्चाई है वो मैटर ही है। समझते हैं इसको और आगे। लेट अस टॉक अबाउट द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ चारवाक। तो लिखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी, दैट इज ऑल्सो हिंदी में कहा जाता है ज्ञान मीमांसा। सो एपिस्टेमोलॉजी का मतलब है ज्ञान प्राप्त करने का तरीका। कैसे आप ये नॉलेज को प्राप्त करेंगे? चारवाक के हिसाब से उनकी एपिस्टेमोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी मैंने बोला था ना, कैसे आप इस फिलॉसफी को प्राप्त करेंगे, इस नॉलेज को। तो चारवाक कहते हैं कि प्रत्यक्ष, दैट इज प्रत्यक्ष या फिर परसेप्शन ही ज्ञान प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है। क्या है एकमात्र तरीका इनके हिसाब से? परसेप्शन। जो आप देखते हैं, जो आप सुनते हैं, जो आप बोलते हैं, जो आप खाते हैं, जो आप सूंघते हैं, यही बस है जो परसेप्शन है आपका, प्रत्यक्ष जो आपके सामने में है, वही एक लौता चीज है जो सही तरीका है ज्ञान प्राप्ति का, इनका कहना है। प्रत्यक्ष क्या होता है और अच्छे से समझे तो, प्रत्यक्ष वो ज्ञान है जो हम अपने 5 इंद्रियों से, 5 सेंसेस, जो हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन्स हैं, उससे हम लोग क्या है, हम लोग उसको अटेन कर पाते हैं। जैसे आप आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, जीभ से टेस्ट चखते हैं और स्किन से महसूस करते हैं। तो इनके चारवाक के हिसाब से ये 5 चीजें जो हैं, इसी के हिसाब से आप क्या बोल सकते हैं, इसको फॉलो करते हैं। मतलब इनके हिसाब से ये परसेप्शन, द 5 सेंसेस ओनली गिव यू द सेंस ऑफ थिंग्स, नॉट द कर्मा, नॉट द आत्मा, नॉट द मोक्षा। दीज आर द ओनली परसेप्शन थिंग जो आपको नॉलेज प्रोवाइड करता है। अगर आपके सामने एक पेड़ है तो आप उसमें उसे अपने आंखों से देख सकते हैं, उसके छाल को आप हाथों से छू सकते हैं, ऊपर में छाल लगा होता है। यह ज्ञान सही है क्योंकि आपने खुद अनुभव किया है उस चीज को, आपने खुद एक्सपीरियंस किया है उस चीज को, तो ये गलत तो नहीं हो सकता। आंख के सामने ट्री है, वो गलत हो सकता है क्या कभी? आप छाल को छू रहे हैं तो वो सही है ना। तो यही इनका कहना है, द रिजेक्शन ऑफ अनुमान। ये अनुमान को एकदम रिजेक्ट कर देते हैं। What does this mean?
अनुमान का मतलब रेफरेंस इन्फ्रेंस होता है, किसी चीज को देख के अनुमान लगाते हैं ना, आज बरसात होगी कि नहीं होगी, अनुमान लगाता हूं मैं, ह्यूमिडिटी है तो रात में बरसात तो हो ही जाएगी। ये अनुमान उनके लिए गलत है, बोलते हैं पानी गिरेगा तब देखेंगे, अभी फालतू बात मत करो। ठीक है, तो समझने की बात समझिए आप लोग, चारवाक अनुमान दैट इज इन्फ्रेंस को रिजेक्ट कर देते हैं। अनुमान का मतलब है हर एक चीज को दूसरी चीज का साथ मिक्स करके अनुमान लगाना। मैंने क्या बोला अभी, ह्यूमिडिटी लग रही है तो बरसात हो सकती है, ये नहीं चलेगा, ये इनका कहना है। लेट्स टेक एन ट्रेडिशनल एग्जांपल जो दिया जाता है, हम पहाड़ पर धुआं देखकर अनुमान लगाते हैं कि वहां आग लगी होगी, चारवाक इसे गलत बोल देते हैं। हो सकता है आग नहीं लगी होगी, अब क्या होगी वो वही जाने भैया। ठीक है, वाई क्यों, ये इसका तर्क भी देते हैं ना चारवाक, जो चारवाक फिलॉसफी है उनका तर्क है कि हम हमेशा, उनका ये तर्क है कि हमने हमेशा देखा है कि जहां धुआं होता है वहां आग होती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हर बार ऐसा ही होगा। हो सकता है किसी अनजान जगह पर धुआं का कोई और कारण हो सकता है, वोल्केनो जल रहा हो, आग ना लगी हो, कुछ भी हो सकता है कारण। जब जब तक आप खुद अपनी आंखों से नहीं देखते हैं किसी चीज को, तब तक आपको ज्ञान नहीं मिलता है, ज्ञान प्राप्ति नहीं होगी, ज्ञान को आप ट्रुथ नहीं बोल सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने क्या बोला, इन्होंने परसेप्शन को तो माना, अनुमान को भी नहीं माना दैट इज इन्फरेंस को, और इन्होंने टेस्टिमनी को भी नहीं माना, मतलब शब्द को भी नहीं मानेंगे। बाद में न्याय पढ़ोगे तो ये सब फिर आएगा। ठीक है, तो द रिजेक्शन ऑफ शब्द, शब्द का मतलब, शब्द वाला शब्द टेस्टिमनी, क्या है, टेस्टिमनी। लोग शब्द दैट इज टेस्टिमनी को भी नहीं मानते हैं, चारवाक फिलॉसफी को फॉलो करने वाले, यानी किसी और के कहे हुए ज्ञान पर, जो किसी और ने कहा उसने वो ज्ञान प्राप्त किया है, उसको नहीं मानते। जैसे इसीलिए वो वेदास को भी नहीं मानते हैं। ठीक है, वेदों में लिखा हुआ है कि स्वर्ग है, हेवन है, हेल है, स्वर्ग है, नरक है, ये बोलते हैं ना कि वेदा में लिखा हुआ है, अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग जाओगे, खराब कर्म करोगे तो आप नरक जाओगे, ये लिखा हुआ है वेदास में। वो नहीं मानते उस चीज। क्यों नहीं मानते? चारवाक कहते हैं कि जब तक हमने स्वर्ग और नरक को खुद नहीं देखा है तब तक हम उसके ऊपर कैसे विश्वास करेंगे, तो इसके लिए तो मरना पड़ता है भाई। अब कैसे समझाएं, मगर वो ऐसे ही बोलते हैं भाई, आप समझ लो। ठीक है, कोई चारवाक फॉलो कर रहा है, मैं हंस दे रहा हूं तो गुस्सा नहीं होना है इस जगह पे। ठीक है, बट ऐसा मेरे को लगा कि भाई ये तो कैसे ही मालूम पड़ेगा, ये स्वर्ग नरक कैसे देख लेंगे हम जाके, गीता में लिखा है तो हम, सॉरी वेदास में है तो हम मान लेते हैं, बट ऐसा है कि चारवाक वाले नहीं मानते। तो हम बोल सकते हैं ये चारवाक फिलोसफी की जब जेनेसिस हुई ना, उस टाइम बहुत ज्यादा न्याय मीमांसा ये सब चल रहा था। तो सोचो उस जमाने की बात सोचो कि जब चारवाक फिलोसफी उस टाइम ट्रेडिशनल जो थिंकर हुआ करते थे उसको कितना चैलेंज किए होंगे वो सब। जो चारवाक वाले थे वो सिर्फ साइंटिफिक या एविडेंस बेस्ड अप्रोच को ही आधार मानते हैं अपना, जहां तक हर चीज को वो बोलते हैं कि हम जब तक खुद से नहीं देखेंगे, हमारा परसेप्शन नहीं होगा, खुद से किसी चीज को अनुभव नहीं करेंगे, तब तक उसको हम परखेंगे नहीं, तब तक वो जरूरी नहीं है कि सच हो। कितना खतरनाक था इनका उस जमाने में भी। नाउ लेट अस टॉक अबाउट एपिस्टेमोलॉजी की तो बात कर ली मैंने, अब चारवाक के मेटाफिजिक्स की बात करते हैं हम लोग। तो मेटाफिजिक्स तत्व मीमांसा होता है। ठीक है, मेटाफिजिक्स का मतलब है वास्तविकता का स्वरूप, वास्तविकता का स्वरूप। चारवाक एक, आप बोल सकते हो, मटेरियलिस्टिक मोनिज्म पे बेस्ड है, उनके ऊपर ये विश्वास करते हैं, जिसका मतलब है सिर्फ मैटर, पदार्थ, एटम जो दिख रहा है ना आमने सामने, सब मैटर से बना हुआ एटम से, वही बस है दुनिया में, वो ये मानते हैं। इनका मेटाफिजिक्स ऐसा है। व्हाट इज द रियलिटी? चारवाक के अनुसार यूनिवर्स सिर्फ 4 तत्वों से बना है, 4 एलिमेंट से बना है, दैट इज पृथ्वी, अर्थ मतलब वाटर, जल, फायर अग्नि, और एयर वायु। आकाश, ईथर को वो नहीं मानते हैं। ठीक है, 5 हम लोग बोलते हैं ना, 5 तत्वों से बना हुआ हमारा शरीर, ये दुनिया है। बट याद रखिएगा, अगर पूछ दिया क्वेश्चन में चारवाक कितने को मानते हैं, तो चारवाक अर्थ, वाटर, फायर, एयर, आकाश दैट इज स्काई को, ईथर को नहीं मानते हैं इन लोग, क्योंकि उसका प्रत्यक्ष या अनुभव नहीं किया जा सकता। पानी को वो छू सकते हैं तो मानते हैं, आग में हाथ डाले जल गया तो मानते हैं, एयर को वो महसूस कर सकते हैं स्किन पे तो मानते हैं,
तो ये समझ रहे हो आप लोग, अर्थ को पैर में खड़े हैं तो मानते हैं, अब आकाश को नहीं मानते, इन लोग एकदम खतरनाक लोग हैं। ठीक है, तो ये आपको समझना होगा। इनका कहना है कॉन्शियसनेस एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ मैटर। ये मैं समझाता हूं आप लोग कॉन्शियसनेस क्या है, इसका मतलब। तो चारवाक कहते हैं कि कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस मतलब जो चेतना होती है ना आपके अंदर, आत्मा की नहीं बात कर रहे हैं यहाँ, आत्मा कॉन्शियसनेस दोनों अलग है। कॉन्शियसनेस इज चेतना, जो आपने समझा सीखा, ये चेतना है। आत्मा अलग, सोल होता है, ठीक है, इनर सेल्फ। ये शरीर का एक गुण होता है चेतना, ठीक है, शरीर का एक गुण है जो चार तत्वों का एक विशेष संयोजन है, उनका बोलना है। आत्मा नहीं, ये जो चेतना शरीर है ना, ये शरीर जो बना है आपका, ये शरीर, ठीक है, इनका कहना है वो ये चार तत्वों से बना हुआ है, जो मैंने आपको पहले बताया है। समझते हैं, जैसे पानी, जो जैसे पान का पत्ता, सुपारी और चूना मिलकर लाल रंग पैदा करता है। जब पान के पत्ते के ऊपर सफेद सफेद चूना लगाया जाए, उसके ऊपर लाल लाल हल्का हल्का काला लाल टाइप का कत्था, और वो जब मिक्स होता है तो बढ़िया लाल रंग निकल के आता है। मुंह में खाते हो तो लाल हो जाता है ना एकदम पान। जबकि इनमें से किसी भी चीज का अपना रंग लाल नहीं होता। होता है क्या? कत्थे का रंग भी लाल नहीं है, चूने का रंग सफेद है, पान का हरा है, और खाते हैं तो मुंह लाल हो जाता है। वैसे ही जब चार तत्व एक शरीर के रूप में आपस में मिलते हैं, तब चेतना पैदा होती है। तो ये पानी, अग्नि, वायु और धरती जब मिलते हैं तो ये शरीर पैदा होता है, और उससे आपकी एक चेतना पैदा होती है, ये इनका कहना है। जब शरीर मर जाता है, ये तत्व बिखर जाते हैं और चेतना भी खत्म हो जाती है, ये चारवाक फिलॉसफी बोलता है। ठीक है, यानी क्या होता है, जल कर ये ऐसा भी मानते हैं कि जल कर राख हो चुके शरीर का वापस आना कहां से हो सकता है, ऐसा इनका ऐसा मानना है। भाई जब हिंदुइज्म में डेथ होती है तो दे बर्न द बॉडी, ठीक है, जला दिया जाता है। तो इनका कहना है कहीं एक बॉडी जल गई तो वापस कैसे आ सकती है, ये ऐसा मानते हैं। इसीलिए ये आत्मा को या मोक्ष को या पुनर्जन्म को विश्वास नहीं करते हैं। ठीक है, बॉडी जब तक है, चेतना थी, चेतना चली गई, बस इनका ऐसा मानना है। नाउ व्हाट इज द मतलब हेडोनिज्म एक बहुत खतरनाक चीज है इनका। हेडोनिज्म मतलब सुख, सुख, ठीक है, चारवाक का हेडोनिज्म पढ़ते हैं हम। चारवाक हेडोनिज्म, दैट इज सुखवाद। हेडोनिज्म का मतलब होता है सुख, ठीक है, अंग्रेजी में। इसीलिए मैं बड़े बड़े वर्ड को यूज नहीं कर रहा हूं, बोलते टाइम समझ नहीं पाओगे। हेडोनिज्म का मतलब होता है, लिख सकते हो उसको जब मैं बोल रहा हूं तो। जब प्लीज यार आप लोग, जब मैं डिस्कशन करता हूँ लिख ले करो, बहुत अच्छा नोट्स प्रिपेयर हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, लिखाना पॉसिबल नहीं होता हर चीज, एग्जाम्पल एग्जाम्पल को, एग्जाम्पल तो 100% लिखे करो। का पान कत्था कहीं भी यूज कर सकते हो, बेहतरीन एग्जाम्पल देता हूँ मैं एक से एक आप लोगों को। ठीक है, बहुत खतरनाक पढ़ना पड़ता है आप लोगों के लिए, मेरे को 4 ठोक अलग अलग बुक। तो क्या हो गया, हम लोग चारवाक्स हेडोनिज्म की बात कर रहे थे। हेडोनिज्म का मतलब होता है सुख, सुख का मतलब होता है प्लेजर, और चारवाक के हिसाब से यही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। व्हाट इज इट? चारवाक कहते हैं क्योंकि ना तो पुनर्जन्म है, आपने समझ लिया, उनका कहना था चेतना जल गई, जल गई, खत्म। वो पुनर्जन्म पे नहीं मानते, पहले ही बता दिया मैं। वो ये भी नहीं मानते कि स्वर्ग होता है या नर्क होता है। इसलिए जब तक जीवन है तब तक उसे पूरी तरह से भोगना चाहिए, तब तक चबा के मजा करो, ये बोल रहे हैं ऐसा। एक बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट श्लोक भी है, यावत जीवत सुखम जीवत ऋणम क्रीवत ऋणम कृत्वे घृतम घृतम पिबत। अब ये क्या है, ये क्या है? यावत जीवत सुखम जीवत, जब तक जियो सुख से जियो, ठीक। ऋणम कृत्वे घृतम पीवत, इसका मतलब कर्ज लेकर भी घी पियो। तो पहले के जमाने में घी पिया करते थे लोग, घी वॉज द कॉस्टली थिंग। तो इनका कहना था जब तक जी रहे हो मजे से जियो, घी पीते रहो। और घी इन द सेंस घी पी रहे हो, ये ऐसा एनालॉजी है। इसका मतलब खर्चा करो, मटेरियलिस्टिक चीजें लो, कार, गाड़ी, घोड़ा, एसी। आजकल लोग जो पी रहे हैं वो भी पियो, सब पियो, इनका कहना मतलब मजे में रहो,
पैसा वैसा खत्म हो जा रहा है तो ये भी बता दे रहे हैं वो कैसे और घी पीना है। उनका कहना है कर्ज ले लो मगर घी पीना कम ना करो। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आपका चारवाक फिलॉसफी का हेडोनिज्म है। एग्जाम्पल, आज के समय में लग्जरी कार, एक्सपेंसिव हॉलीडेज और पार्टी कल्चर चारवाक के हेडोनिज्म, हेडोनिस्टिक जो विचार है उसका ही एक रूप है। कर रहे हैं पार्टी, ऑल ऐसे करके पार्टी चल रही, वो सब क्या है? कार ले रहे हैं महंगी से महंगी, घर ले रहे हैं महंगे। भाई 2 कमरे में भी तो रह सकते थे भाई। 100 साल 50 साल पहले एसी नहीं था, बिना एसी के और कूलर के रह रहे थे लोग। तो ये हेडोनिस्टिक, हम सबके अंदर चारवाक भी है, मानो ना मानो, ठीक है। तो ये आपको समझना है। वो कहते हैं कि फ्यूचर की चिंता मत करो, बस इस पल को आनंद लो। इस पे तो मैं भी विश्वास करता हूं। डोंट थिंक अबाउट फ्यूचर। कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, मतलब कुछ नहीं कर पाओगे सोच के। अभी पे रहो, फ्यूचर अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो ये चारवाक भी बोलते हैं। ऑल्सो दे रिजेक्ट द दुख, जो दुख है दुनिया में, वो ये भी मानते हैं कि दुख से बचना चाहिए आपको और हमेशा सुख प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। चाहे वो तप पिनेंस से हो, व्रत फास्टिंग से हो, या सेल्फ कंट्रोल जैसे कर्मों से हो, ठीक है। नहीं, उल्टा बोल दिया मैंने। ये बोलते हैं कि दुख को तो दूर दूर तक भगा दो और सुख की प्राप्ति के लिए आप लोग हमेशा क्या है, काम करते रहो। अब लोग क्या करते हैं, सुख पाने के लिए व्रत रखते हैं, सेल्फ कंट्रोल करते हैं, फास्टिंग करते हैं। इन सबको इन्होंने कहा ये सब कर्म जो होते हैं वो सब यूजलेस होते हैं। वो यूजलेस मानते हैं क्योंकि ये सब आपको दुख देते हैं। भूख लग रहा है, टेंशन हो रहा, फास्ट ले रहे हैं, 9 दिन की नवरात्रि का भूख नहीं करना है, ये सब बोल रहे हैं इन लोग, ठीक है। तो चारवाक का जो हेडोनिज्म मैंने अभी आपको समझाया, जो कि उस समय के स्पिरिचुअल लोगों के सोच के काफी खिलाफ था। आज तो चलो हो गया मटेरियलिस्टिक दुनिया, उस टाइम तो और ज्यादा खिलाफ था। आज के मॉडर्न कंज्यूमरिस्टिक जो वर्ल्ड है हमारा, जिसमें यू ओनली लिव वंस, ओलो योलो करके बोलते हैं ना, योलो योलो करके आजकल नया चल रहा है, यू ओनली लिव वंस कल्चर एक बहुत तेज से चला हुआ है। तो उससे मिलता जुलता है भाई आज का जो हिसाब चल रहा है। उस टाइम जब ये आया था ये फिलॉसफी, तब तो बहुत ही खतरनाक था उस जमाने के लोगों के लिए। ये फिलॉसफी हमें बताता है कि सिर्फ सारे दुख को छोड़कर सुख प्राप्त करने का ही तरीका होना चाहिए आपके जीवन में। लेकिन इसका क्या नुकसान हो सकता है ये भी सोचना जरूरी है, तो इसको फॉलो मत कर देना एकदम से, ठीक है। तो चलिए चारवाक के ऊपर लिखिए सबसे पहले, इंट्रोडक्शन करके लिखो इसमें। चारवाक ऑल्सो नोन एज लोकायत और इंडियन मटेरियलिज्म। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, द नेम कम्स फ्रॉम CARU, कारू प्लस वाक, दैट इज स्वीट टंग्ड, स्वीट टंग्ड, स्वीट टंग्ड, ठीक है। और कारवा, दैट इज टू च्यू। नेक्स्ट लिखिए, दे बिलीव दैट मैटर इज द ओनली रियलिटी and reject all metaphysics physical content concepts. नेक्स्ट लिखिए चारवाक एपिस्टेमोलॉजी, ब्रैकेट में लिखिए थ्योरी ऑफ नॉलेज में लिखिए पहला पॉइंट, ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज इज प्रत्यक्ष, इज परसेप्शन, दैट इज ओनली वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज एज पर चारवाक। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, प्रत्यक्ष और परसेप्शन इज द नॉलेज गेन्ड डायरेक्टली थ्रू द सेंसेस। नेक्स्ट लिखिए रिजेक्शन ऑफ इन्फेरेंस, ब्रैकेट में अनुमान लिखना, ठीक है, इन्फेरेंस के डैश करके लिखो इसमें। दे आर्ग्यू दैट इन्फेरेंस इज अनरियलेबल बिकॉज द रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स, example smoke and fire, bracket close, cannot be universally proven through perception alone. नेक्स्ट लिखिए रिजेक्शन ऑफ टेस्टिमनी, ब्रैकेट में शब्द लिख लो SHABDHA डैश करके लिखो। दे रिजेक्ट नॉलेज फ्रॉम स्क्रिप्चर्स SCRIPTURES और द वर्ड्स ऑफ अदर्स एज इट इज नॉट बेस्ड ऑन डायरेक्ट सेंसरी एक्सपीरियंसेस। नेक्स्ट लिखिए चारवाक्स मेटाफिजिक्स, ब्रैकेट में थियरी ऑफ रियलिटी। इसमें पहला पॉइंट लिखिए आप, ओनली मैटर इज रियल, फुल स्टॉप, द यूनिवर्स इज मेड ऑफ 4 एलिमेंट्स,
earth, water, fire and air, full stop. They reject the fifth element, ether, ब्रैकेट में sky लिख लीजिए, because it is not perceivable. Perceivable. Next लिखिए point. They believe consciousness, Consciousness, is not separate soul, but a byproduct of body's physical element combining. जो चेतना होता है ना वही कॉन्शियसनेस होता है, ठीक है, कॉन्शियसनेस. They believe consciousness is not a separate soul but a byproduct of body's physical element combining in a specific way, full stop. When the body dies, consciousness also ceases to exist. Next point लिखिए. They deny the existence of God, soul, आत्मा, heaven, hell and liberation, ब्रैकेट में मोक्ष लिख लो. अच्छा, आत्मा शब्द, मोक्ष, इसको आप लोग ATM में आत्मा लिख सकते हो, एग्जाम में मोक्ष लिख सकते हो सोल के बदले, ठीक है. तो इसको हिंदी इंग्लिश में मत टेंशन लेना आप लोग इसमें, ठीक है. मोक्ष को मोक्ष लिख सकते हो, लिबरेशन की जरूरत नहीं है. ये वर्ड्स यूज होते हैं फिलोसफी में. एज नन ऑफ दीज कैन बी प्रूवन थ्रू परसेप्शन. नेक्स्ट लिखो चारवाक्स हेडोनिज्म, ब्रैकेट में फिलोसफी ऑफ प्लेजर. इसमें लिखिए प्लेजर इज द हाईएस्ट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ. नेक्स्ट पॉइंट. सिंस देयर इज नो आफ्टर लाइफ, one should seek SEEK to maximize pleasure and avoid pain in this life. Next point ये लिख लो, फेमस कोट, इसको लिख के आ जाना. यावत जीवत सुखम, याद कर लेना इसको, जीवत. इसको हिंदी में भी लिख सकते हो आप, ऋणम कृत्वे घृतम पिबत. इसको ब्रैकेट में लिखो अब. एज लॉन्ग एज यू लिव, लिव हैप्पीली, HAPPILY, even if you have to take loan, take a loan, drink घी. आखिरी में कंक्लूजन में 2-3 लाइन लिखो. द चारवाक स्कूल offer a materialistic and pragmatic worldview that stands in stark contrast to the other Indian philosophies, full stop. It emphasizes sensory experience and, that is praman, जो आपका perception है, and immediate pleasure, while rejecting abstract or spiritual belief. चलो, तो अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोगों का क्या बचा होगा, बुद्धिज्म, जैनिज्म. तो अभी क्या करेंगे हम लोग, मैंने आप लोगों को एंशिएंट जब मैं पढ़ा रहा था तब आप लोगों को मैंने बुद्धिज्म और जैनिज्म की 2 क्लासेस करवाई थी. उन दोनों क्लासेस को हम लोग, जो बुद्धिज्म की है और जैनिज्म की, इसको नेक्स्ट आप लोगों को मैं इसमें डाल दूंगा, फिलॉसफी में डलवा दूंगा. तो वहां पे आप पहले इन दोनों क्लासेस को करेंगे, क्योंकि बुद्धिज्म जैनिज्म से बहुत अच्छे से क्वेश्चन आएगा. अब एंशिएंट की कॉपी पे एंशिएंट पे लिखा हुआ है, बहुत दिन पहले पढ़े, भूल भी गया था आप लोग. और फिलॉसफी की कॉपी में वहां मैं बोलूंगा ना कि वहां से देख के लिखो करके, तो नहीं करोगे. तो इन 2 क्लासेस को करेंगे आप लोग पहले, इसके बाद आएंगी जो, और उसके बाद आप लोगों के लिए बुद्धिज्म और जैनिज्म से मैं एक क्यूमुलेटिव क्लास लेके आऊंगा, वो भी करेंगे आप लोग, ठीक है. तो ये आप लोगों को समझना है कि बुद्धिज्म जैनिज्म की 2 क्लासेस होंगी, वापस सिमिलर होंगी, क्योंकि मैंने वहां पे फिलोसफिकल कॉन्टेक्स्ट में ही पूरा पढ़ाया था, इसी के लिए बनाया था मैंने. वहां इसलिए पढ़ा दिया मैंने क्योंकि 2 बार आप रिवाइज कर लोगे उन चीजों को, 2 बार आप पढ़ लोगे, ठीक है. तो इन दोनों को करेंगे, फिर आप लोग के लिए एक मैं क्यूमुलेटिव क्लास लाऊंगा, जो चीजें उसमें छूटी हैं उसको एकदम स्पेसिफिक, जो फिलोसफिकल नॉलेज चाहिए आपको, उसको दूंगा. मेरा ऐसा मानना है, बुद्धिज्म जैनिज्म जितना डेप्थ में पढ़ना है पढ़ लो, क्वेश्चन हमेशा आते हैं यहाँ से और आते रहेंगे, बहुत डेप्थ में घुसता रहेगा PSC इस पे. चलो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में. टिल देन कीप स्टडिंग, कीप एंजॉइंग. चारवाक की फिलोसफी थोड़ा फॉलो करो, आज थोड़ा मजे वजे लो जीवन में. मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में. टिल देन कीप स्टडिंग गाइस. थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लासेस. कीप स्माइलिंग, दुख को दूर रखो.